In this review, मैं इस 8th जनरेशन Honda Civic which is known as the Civic Reborn को ड्राइव करते हुए आपके साथ एज एन ऑनर अपने ओपिनियंस, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और गाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा। Civic Reborn जो कि आज भी 14 साल पहले की डिज़ाइन की हुई गाड़ी नहीं लगती और ये गाड़ी एट सम पॉइंट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर बंदे की फेवरेट गाड़ी रह चुकी है एंड इवन नाउ बहुत से लोग ये गाड़ी बहुत पसंद करते हैं। सो इसलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा कि व्हाट मेक्स अ Civic Reborn अ रीबॉर्न और क्यों ये गाड़ी बहुत से लोगों के दिल के करीब होती है। सो नंबर 1 रीज़न ये है कि होंडा का ये मॉडल अहेड ऑफ टाइम था। उस ज़माने में सिविक के कंपेटिटर्स और इवन कुछ हाईटेक सुपीरियर गाड़ियाँ भी एटलीस्ट एक्सटीरियर डिज़ाइन में होंडा सिविक रीबॉर्न जितनी अपीलिंग नहीं थी। डायरेक्ट कंपेटिटर्स सच एज करोला या फिर हाइब्रिड्स में टोयोटा प्रियस, उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज और जो एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी वाली फील होती है वो उन गाड़ियों में मिसिंग थी। और जब आपको अनएक्सपेक्टेडली टाइम से पहले बहुत इंप्रेसिव और अपीलिंग चीज़ मिल जाती है तो आपको पहले ही से उस गाड़ी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील होती है और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि क्यों लोगों ने सिविक रीबॉर्न को पसंद किया। सेकेंडली, सिविक हमेशा एक ऐसी गाड़ी रही है कि जब भी वो लॉन्च हुई है स्पेशली इन पाकिस्तान तो वो अपनी कैटेगरी में सबसे पहले यूनिक और एक इनोवेटिव स्टाइल और ऑप्शंस ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे और अभी भी सिविक रीबॉर्न और जो 9th जनरेशन सिविक है इसका जो 2 टायर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था और जो डिजिटल स्पीड थी उसका स्टाइल लोगों को ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा हैंड ब्रेक की एक यूनिक स्टाइल और एक कन्वीनियंट प्लेस का होना और जो वाइपर्स का स्टाइल था वो सीजर वाइपर्स थे। हो सकता है आजकल ये चीज़ें इतनी फैसिनेट ना करें बट सन 6 में जब ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे इन चीज़ों का गाड़ी में होना एक बहुत बड़ी बात थी। इवन जब पाकिस्तान की पहली लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी थी जिसमें इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल साइड मिरर्स आए थे, हाउएवर ये सिर्फ और सिर्फ ओरिएंट वेरिएंट में थे। थर्ड पॉइंट है मोर कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स। कंफर्टेबल कुशनिंग के अलावा ये पाकिस्तान की पहली सिविक थी जिसमें 2 एयरबैग्स दिए गए थे। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो पहला पॉइंट है अहेड ऑफ टाइम विद इट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, सेकंड पॉइंट है यूनिक एंड इनोवेटिव स्टाइल एंड फीचर्स और थर्ड पॉइंट है मोर कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स। मूविंग ऑन, क्योंकि इस वीडियो में मैं ओनर्स रिव्यू कर रहा हूँ सो इसलिए इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फीचर्स एंड ऑप्शंस मैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँगा which includes drive quality, engine performance, suspension, handling, stability, safety features, manufacturing faults and the overall experience of keeping the car. However, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि सिविक रीबॉर्न के बारे में मैक्सिमम डिटेल्स कवर करूँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट अपडेटेड। सो टू स्टार्ट विद ड्राइव क्वालिटी, पहली चीज़ है इंटीरियर रूम कंफर्ट। अगेन जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी तो अपने कॉम्पिटिशन में गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट और कुशनिंग सबसे बेहतर थी और इसके अलावा इन माय ओपिनियन गाड़ी का जो सीटिंग पोस्चर एंड पोजीशन है और जो ड्राइव करते हुए गाड़ी के इंटीरियर में जो ओवरऑल एक फील आती है इन माय ओपिनियन तमाम सिविक में सबसे बेहतर सिविक रीबॉर्न की है। उसकी वजह यह है कि जो पोजीशन और फ्रंट व्यू है वो बहुत सिमेट्रिक और प्लीजिंग है। हाउएवर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि साइड पिलर्स जो हैं उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज फील होती है। वैसे तो क्वार्टर ग्लास गाड़ी में मौजूद है बट स्टिल इन सम सिचुएशंस एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। मूविंग ऑन, अगर मैं परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सिविक 8th, 9th और 10th जनरेशन में से सबसे अच्छी एक्सेलरेशन सिविक 9th जनरेशन की है। सो नंबर 1 पे 9th जनरेशन है, सेकंड पे 8th जनरेशन है और नंबर 3rd पे 10th जनरेशन है। एंड इन माय ओपिनियन ड्राइवर साइड से सिविक 10th जनरेशन के अलावा दोनों गाड़ियों की जो एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी फील होती है। हाउएवर ब्रेकिंग तीनों गाड़ियों की बहुत इफेक्टिव है और अपनी क्लास में बेस्ट है। हाउएवर अगर तीनों जनरेशन्स को फिर से कंपेयर करूं तो 10th जनरेशन की ब्रेकिंग सबसे बेहतर है, उसके बाद जो 8th और 9th जनरेशन है उनकी ऑलमोस्ट सेम है बट 9th जनरेशन की स्लाइटली इंप्रूव्ड है सिविक रीबॉर्न से। हाउएवर एक चीज़ जो कि मुझे ब्रेकिंग में तीनों गाड़ियों में कॉमन फील हुई है वो ये है कि तीनों सिविक्स में कुछ टाइम के बाद अगर इन्हें हाई स्पीड्स के बाद ब्रेक किया जाए तो गाड़ी वाइब्रेट करती है और इस वजह से ब्रेक सर्विस और रोटर्स की पॉलिशिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट करवानी पड़ती है। मूविंग ऑन, ड्राइविंग प्लेजर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सस्पेंशन, हैंडलिंग और हाई स्पीड हैंडलिंग होती है और ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। फॉर सस्पेंशन, ड्राइवर कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिविक रीबॉर्न की सस्पेंशन बिल्कुल भी सॉफ्ट फील नहीं होती और रोड पे ऑलमोस्ट ईच बम्प फील होता है और ये चीज़ आपको तब ज़्यादा फील होगी अगर आप कोला को ड्राइव करते हैं। एंड इवन फॉर पैसेंजर्स अगर रोड स्मूथ ना हो तो सिविक रीबॉर्न की एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल राइड फील होती है। बट ऑन द अदर हैंड इस तरह की स्टिफ सस्पेंशन का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की हैंडलिंग और हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत इंप्रूव्ड होती है और गाड़ी के रोड ग्रिप स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड होने के साथ साथ आपको बहुत कम बॉडी रोल फील होता है। सो इस सस्पेंशन का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा भी है और अगर गाड़ी स्मूथ रोड पर चलाई जाए तो इंप्रूव्ड हैंडलिंग की वजह से ड्राइविंग प्लेजर भी ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड करोला में ये चीज़ मिसिंग है। और एक और बात याद रहे कि सिविक रीबॉर्न की रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी
अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो कि 9th जनरेशन सिविक है उससे बेहतर है। एक चीज़ जो कि सिविक रीबॉर्न की डिफरेंट है और इस चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी, चेंज ये है कि मेनली 3 तरह के पावर स्टीयरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक और दोनों का कॉम्बिनेशन। और सिविक रीबॉर्न में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग से थोड़ा सा हार्ड होता है। फायदा ये होता है कि ड्राइवर जो है वो रोड के साथ कनेक्टेड फील करता है और ज़्यादा प्रिसाइसली स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकता है। बट वही डिसएडवांटेज है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जितना सॉफ्ट नहीं होता। मूविंग ऑन टू द मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स एंड द नेगेटिव पॉइंट्स, जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल जाती है तो गाड़ी में बहुत सारे इशूज़ आते हैं। हाउएवर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ये सारे इशूज़ आएँ। अदर देन दीज फॉल्ट्स, गाड़ी का एयर इनटेक बहुत नीचे करके है, तो बारिश में सिविक रीबॉर्न को चलाना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि एयर इनटेक पानी सक कर लेता है और गाड़ी का जो इंजन है वो सीज़ हो जाता है। इसके अलावा जब गाड़ी अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो गाड़ी की जो स्टार्टर मोटर है वो भी प्रॉब्लम करती है। गाड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है और अगर इस स्टार्टर मोटर को चेंज किया जाए तो कुछ 6 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जो कि सेकंड हैंड होती है, जबकि नई काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा एक और फॉल्ट था कि होंडा ने सिविक रीबॉर्न को रिकॉल किया था और फ्री में एयर बैग्स रिप्लेस किए थे क्योंकि जो उनकी एयर बैग्स इसमें कोई प्रॉब्लम थी। और अगर अभी तक आपने एयर बैग्स को रिप्लेस नहीं करवाया तो होंडा अभी भी फ्री में रिप्लेस कर रहा है। इन सब इश्यूज़ के अलावा एक इशू जो कि मेरी गाड़ी में आया था जो कि बहुत ही खतरनाक इशू था। प्रॉब्लम ये होती थी गाड़ी के जो कॉइल्स हैं वो सड़ जाते थे और बहुत ही गाड़ी की गंदी परफॉर्मेंस हो जाती थी और सम टाइम्स गाड़ी 20 की स्पीड से ऊपर भी नहीं जाती थी। और सबसे बड़ा मसला ये था कि ये प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हो रही थी और जब पता ही नहीं लगता था कि मसला क्या है तो उसके कोई हल भी नहीं निकल रहा था। और मुझे याद है कि हमने गाड़ी की डिग्गी में एक्स्ट्रा कॉइल्स रखे होते थे और जब ये प्रॉब्लम आती थी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई थी कि खुद ही चेंज कर लेते थे। और जो मेरी गाड़ी थी वो 2008 मॉडल था और मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है। मेरे ख्याल में किसी बंदे ने प्रॉब्लम रिपोर्ट की है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स के अलावा अगर अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो पहली चीज़ है फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से लोग ये गाड़ी नहीं लेते क्योंकि अब एक तरह से गाड़ी बजट कार बन चुकी है। बट 8 से 10 किलोमीटर बिल्कुल भी एक बजट सीरीज़ की गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं है। हाउएवर फ्यूल एवरेज की एक पॉजिटिव बात यह है कि लॉन्ग पे गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है। फ्यूल एवरेज के अलावा गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की एक नेगेटिव चीज़ है और अगर गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग हों तो लाइकली चांसेस है कि गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स पर हिट करेगी। जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर इंक्लूड होता है तो उसमें 5 से 6 हज़ार की कॉस्ट आ जाती है। और अगर एसी फिल्टर जिसे कैबिन फिल्टर भी कहते हैं अगर वो भी चेंज करवाया जाए तो अराउंड 7 हज़ार रुपये लग जाते हैं, विच मीन्स ऑन एवरेज हर मेंटेनेंस पे 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द रेयर रूम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गाड़ी में कोई हम्प नहीं है और 3 पैसेंजर्स गाड़ी में लॉन्ग रूट्स पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल्दो सेंटर सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है बट लेग रूम एम्पल है, सो 2 पैसेंजर्स तो कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। रेयर रूम की एक और ख़ास चीज़ ये है कि सिविक रीबॉर्न में एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि सिविक 9th और 10th जनरेशन दोनों में मिसिंग है और वो ये है कि गाड़ी में रीडिंग लैंप्स होते हैं। सो गाड़ी में 5 पैसेंजर्स के लिए 5 रीडिंग लैंप्स हैं। बट एक चीज़ जो कि एज़ यूजुअल एवरेज है बट बहुत बेहतर नहीं है वो है गाड़ी की विंड नॉइज़ और जो रोड नॉइज़ होती है। और एज़ यूजुअल सिविक की साउंड प्रूफिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं है। फॉर द सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स और इमोबिलाइजर मौजूद है। हाउएवर नॉन ओरियल वेरिएंट में एयरबैग्स नहीं आते। गाड़ी के इंटीरियर की क्वालिटी अगेन एवरेज है बट इंप्रेसिव नहीं है और इसलिए गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बता देता है कि गाड़ी पुरानी हो रही है क्योंकि एक तो ये डल हो जाता है और सेकेंडली इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है कि स्टीयरिंग पर जो लोगो है उसकी लेयर उतर जाती है और होंडा का लोगो वो पीला हो जाता है और इन माय ओपिनियन गाड़ी का जो इम्प्रेसिव इंटीरियर डिज़ाइन है वो मुझे इस पीले बैच के बाद उतना अपील नहीं करता। और हैरत की बात यह है कि होंडा पाकिस्तान ने जो होंडा का जो लोगो है उसकी क्वालिटी ही बहुत गंदी दी है। हाउएवर अगर इंटीरियर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ तो इंटीरियर की फ्रेशनेस को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरे ख्याल से सिविक रीबॉर्न उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि एक वैल्यू टू मनी गाड़ी लेना चाहते हैं और उस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर देखा जाए इस प्राइस ब्रैकेट में तो अब नई सुजुकी ऑल्टो आती है जितने की एक सिविक रीबॉर्न आ जाती है। और अभी मैं मिड ऑफ 2020 की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे अगर आपको 15 से 16 लाख की सुजुकी ऑल्टो मिल रही है और एक जगह पे आपको सिविक रीबॉर्न मिल रही है और अगर आपको हाई मेंटेनेंस और फ्यूल एवरेज का मसला नहीं है तो मेरे ख्याल से सिविक रीबॉर्न एक बेहतर ऑप्शन है। बट एक बात याद रहे कि अगर आपकी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा गाड़ी पे करना पड़ेगा। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूँ तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है और एस ग्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर गाड़ी की क्वालिटी बेहतर होती और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स ना होते तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। और ऑलमोस्ट परफेक्ट इसलिए क्योंकि गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। बट स्टिल मैं गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2006 में, अगर उस टाइम पे आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है, आपको बहुत कुछ दे रही है तो फ्यूल एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है।